Hey, hi, hello everyone. Good evening. Um, Urja, you have joined, but do you? एक मिनट, आपने पहले और कोई भी सेशन ज्वाइन अभी किए हैं इससे पहले? क्या सर? ऊर्जा, ऊर्जा, आई एम टॉकिंग टू ऊर्जा रावल. ऊर्जा देर. हेलो, हेलो. ऊर्जा, आर यू एबल टू स्पीक? बोल सकते हैं? हेलो, माइक कनेक्ट किया है आपने आपका? हेलो. पूजा मैडम बताइए. आई होप यू हैव डन दैट. वो जो रिटर्न मैंने होमवर्क में दिया था, दैट हैज बीन टेकन केयर ऑफ. हाँ सर, किया है मैंने। सर, किया है मैंने। ओके. कोई डाउट उसमें? हाँ सर, डाउट है। ओके. बताओ क्या डाउट है. यू कैन शेयर योर स्क्रीन, यू कैन आस्क मी. लेट्स डिस्कस. सर, आपने ना एक फाइल भेजी थी, हर्ष पटेल की। हम्म. हेलो। हम्म. उसमें सर बिजनेस इनकम बताइए। तो सर, मैंने उसमें बिजनेस के नाम शेड्यूल से। सी में डाला. वो एंट्री शेड्यूल सी में किया था आपने बिजनेस रिटर्न का? एक मिनट सर। हम्म. हेलो।
पूजा मैडम बताइए, एनीथिंग और गोइंग वेल और नॉट, बताइए। सर मैं ऊर्जा, ऊर्जा एनीथिंग फ्रॉम योर एंड? आपको लास्ट सेशन में आप आई थिंक थे, तो होमवर्क एक्सेट्रा आपका अकाउंट आपने क्रिएट किया है प्रो कनेक्ट में। ऊर्जा आप बताइए। बंसी, हाउ इज द होमवर्क, हाउ इट इज गोइंग? तो हम आगे बढ़े, किसी और टॉपिक का डिस्कशन करें उसके बाद। सर मैंने किया है, आप चेक कर पाएंगे? मैं आप और स्क्रीन शेयर आपको आता है? यस सर। हाँ तो करिए, आप बताइए। आपको एग्जैक्ट डाउट कहाँ कहाँ पे, वो खाली मुझे डिस्कस कर लीजिए, तो वी कैन डिस्कस एंड फिनिश इट। बंसी, हैव यू डन द होमवर्क जो लास्ट? हाँ बताइए बंसी, बोलिए। हाँ तो सर, मैंने किया था, मेरा हो गया। ओके गुड, मतलब आपको हाँ। ये पता तो चल रहा है ना कौन सी एंट्री कहाँ पे जानी है, ऑल दैट हाँ। यू आर क्लियर? हाँ पूजा मैडम बताइए, यू कैन शेयर योर स्क्रीन, लेट्स डिस्कस। कहाँ पे डिस्कस, प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे है? सर मैं भरत पटेल का भी बिजनेस इनकम देखी थी, तो हम्म। उनका फर्म के नाम से मैंने अकाउंट ओपन किया, मतलब ये चेक। पहले नया रिटर्न क्रिएट किया, अंदर डेटा डाला, उनका डेटा, एसएसएन नंबर, एवरीथिंग, वो डिटेल डाली आपने? जी, वो सब डिटेल मैंने फिल की, पर सर उसमें इनकम तो मैंने लिखी, लेकिन मेरे को उसके एक्सपेंसेस कहाँ शो करना है वो समझ में नहीं आ रही थी। स्केड्यूल सी में डिफरेंट एक्सपेंसेस होते हैं। आप अकाउंटिंग का पार्ट सीखे हैं, तो आप है ना जजमेंट ले सकते हैं कि कौन से खर्चे में किस में लिख सकते हैं। ना पता चला तो ऑफिस सप्लाईज में, ऑफिस एक्सपेंडिचर के कुछ पार्ट में कुछ लिख दो। ठीक है, सैलरी पार्ट में कुछ लिख, परचेज भी बहुत कुछ हो सकती है। सो सीओजीएस, परचेज का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सीओजीएस के खर्चे में जाएगा। आपको ये कंसेप्ट ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक सर। एम आई क्लियर ऑन दिस? या ओके। सो एक काम करिए, बंसी, इफ यू हैव डन इट तो आप अपना रिटर्न प्रिंट कर सकते हो, पीडीएफ प्रीव्यू रिटर्न में से, बटन में से आपको आता है, वो समझ आ रहा है वो बटन, बंसी? नहीं सर, वो तो समझ नहीं आ रहा है। अच्छा वेट, यू कैन यू शेयर योर स्क्रीन दैट? विकी जी, वो एक रिटर्न दिया था, उसमें इनपुट किया क्या होमवर्क में? ऊर्जा इज नॉट सेइंग एनीथिंग, व्हाट टू डू विथ ऊर्जा इन दैट केस? सर मैं लास्ट लेक्चर में नहीं थी। um बट इफ यू हैव, अच्छा ठीक है, चलिए। हाँ, सॉरी। फाइन फाइन, विल टेक अ लुक एट दैट, नो प्रॉब्लम। विकी जी, यस मिस्टर, सर। आप यस बताइए। सो आप बताइए, लाइक वो रिटर्न हमारा आपने किया। बंसी, कैन यू शेयर योर स्क्रीन एंड लेट्स थिंक ऑन दिस, विकी भाई। सर, होमवर्क नहीं हो पाया था, सॉरी फॉर अच्छा दैट। कोई नहीं, कोई नहीं, अच्छा आई एम जस्ट आस्किंग, मतलब प्रैक्टिस हो चुका हो तो वी कैन डिस्कस, अदरवाइज आपके पास टाइम है, आप उसे सर जरा थोड़ा, देखिए। यस सर, मार्च एंडिंग है, थोड़ा लिटिगेशन प्रोसेस में हूँ तो। ओह, यस, दैट्स ग्रेट, दैट्स सच ग्रेट। में। देखो, मेरा भी सीओपी है, लेट मी टेल यू, हाँ। इंडिया, इंडिया में, लेकिन मैं बहुत क्लोज एंडेड उसमें हूँ, मैं उसमें छोटे मोटे रेफरेंस के थ्रू, मेरे फ्रेंड्स के थ्रू कभी आता है, आई जस्ट डू दैट वर्क पैसिव टोटली। लाइक मैं मेरे Yes. फ्रेंड को बोल रहा हूँ कि भाई यू प्रिपेयर, मैं साइन कर दूंगा, मुझे देख लेना तो, जो भी है। माय फ्रेंड्स हु आर लाइक हु आर इन जॉब, ओके, लेट्स से वन ऑफ माय फ्रेंड इज इन जॉब एंड हिज कंपनी नीड्स सम सर्टिफिकेशन, प्रिपेयर बाय माय फ्रेंड, आई डू, बस यही काम मैं करता हूँ, ज्यादा कुछ भी नहीं। ऑडिट्स Yes. होते हैं, वो 5-6 ऑडिट्स है, फ्रेंड्स के थ्रू आते हैं, बस वही, दैट्स इट। और मैं भी उन्हीं को ही बोलता हूँ, यू प्रिपेयर, मुझे बता देना इफ देर इज समथिंग मटीरियल। ओके। बंसी, लैपटॉप Okay. नहीं है, मॉर्निंग में लेकर गए हैं, उसके बाद स्टार्ट नहीं है, चलो ठीक है। नो प्रॉब्लम बंसी, थैंक यू। Okay. ओके गाइस, सो एक काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग ऑन अवर फर्दर टॉपिक। ओके, हमने स्केड्यूल ए के बारे में डिस्कस कर लिया था, एडिशनल इनकम्स एंड एवरीथिंग, बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं, नोट्स एक्सेट्रा अगर हमने कर लिया है तो ओवरऑल ये स्केड्यूल सी का कैलकुलेशन की बातें आपको पता चल गई होगी। एक्सपेंसेस को बाइफरकेट करना चाहिए। बंसी, आपको एक काम क्या करना है मैं बता देता हूँ। बंसी, आप अपना रिटर्न जो है, आपने जहां पे जिस एक्सपेंडिचर में जो भी एंट्री करी है, आप है ना पूरे रिटर्न को प्रिंट करने का पहले एक बार ट्राई कर लेना। ओके सर। ओके फ्रेंड्स, मैं काम करता हूँ दैट वी ऑल्सो गो विद द रिटर्न, आई थिंक दिस विल हेल्प। ओके, हमें ना प्रीव्यू रिटर्न देख लेते हैं, और अगर प्रिंट बटन उसके साथ होना तो चाहिए वैसे, विच इज देयर, तो हम क्या कर सकते हैं, आप बंसी उसे शेयर कर दीजिए पूजा मैडम को। पूजा मैडम, आप देखिए बंसी ने कौन से एक्सपेंडिचर कहाँ पे कंसीडर किए हैं। ठीक है, आप भी कुछ उसमें इनपुट बता सकते हैं कि नहीं ये वाला इधर ऐसा है, कुछ भी अगर प्लस माइनस, अंडरस्टूड? ठीक है सर।
है ना? तो जस्ट अ मिनट गाइस, लेट मी चेक। हमने इनपुट करते हैं, प्रीव्यू करते हैं रिटर्न को, तो ऑब्वियसली प्रिंट ऑप्शन तो ऑलवेज होता ही है। हम्म रिटर्न, कॉपी, ई फाइल, कंफर्मेशन ऑफ इनवॉइस वाया क्विक बुक और समथिंग। इनवॉइस किसको करेंगे बताए? क्लाइंट को भेजेंगे, भाई चलो इतना रिटर्न प्रिपरेशन काम का हमारा फीस है, वो फीस दे दो। और ये एक अच्छा हमारा इधर सपोर्ट है प्रो कनेक्ट के अंदर। सो एज मच व्हाट आई कैन सी हियर फ्रेंड्स, मैं देख पा रहा हूं तो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स है, स्केड्यूल सी है। ओके ओके, आई थिंक इट इज ऑल, या तो हम ये से बात कर सकते हैं ऑल डिफरेंट। ओके ओके ओके, हाईलाइटेड आइटम टू जंप ऑन टू द इनपुट फील्ड। अगर किसी चीज की एंट्री में जाना है तो हम उधर इस चेक बॉक्स को क्लिक करते हैं, सो दैट वो हमें डायरेक्टली उधर ले जाता है। रिफ्रेश तो सही है, लेकिन आई आई डोंट सी द पीडीएफ टू कम इन। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं बंसी, आप देखिए, आप स्केड्यूल सी में आपने बिजनेस के एक्सपेंडिचर और इनकम को लिखा होगा स्केड्यूल नंबर सी में। अच्छा पूजा मैडम, हाँ आपका वो आपको सैलरी तो आपने सही से प्रॉपर समझ लिया ना, W2 वाला पार्ट तो उनका। और जी सर। हस्बैंड वाइफ है, स्पाउस है, मैरिड फाइलिंग जॉइंटली, वो सबको पता चला था? हाँ सर। वो पता चला ना? बिजनेस तो सोल प्रोप्राइटर था। अरे वो तो सोल प्रोप्राइटर तो है, बिजनेस भी कर रहे हैं, लेकिन W2 में वेजिस है दोनों के। मैरिड हाँ। फाइलिंग जॉइंटली, वेजिस भी है, सैलरी भी, मतलब कहीं पर जॉब भी कर रहे हैं। बंसी एक काम करना, सुनिए, ये जो स्केड्यूल सी का स्क्रीन है ना, इस पूरे स्क्रीनर को आप क्या करो। अच्छा, कैन वी गो फॉर कंट्रोल P बटन? वो आई थिंक इट इज गेटिंग अस देयर। नहीं, ये क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है कि नहीं, ना ना ना। बंसी, आप स्केड्यूल सी की इस तरह ओपन करके इसकी जो आई वुड से स्क्रीनशॉट है वो आप भेज सकते हैं, ठीक है? हेलो? हेलो? हाँ हेलो। हाँ यार, प्रिंट बटन प्लीज देख लीजिएगा। आई डोंट थिंक दैट इट विल बी लाइक दिस हियर। हम्म हाँ, आई गॉट इट। इट हैज टू बी फ्रॉम हियर, लाइक वंस इट इज क्लियर एंड असाइंड, उसके बाद ये प्रिंट निकलेगा। ये प्रिंट का लास्ट में ऑप्शन देता है। आई गॉट इट, ओके फाइन, वॉट एवर इट इज फ्रेंड्स। सो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, सिलेक्शन आज का टॉपिक का फटाफट हम कंप्लीट कर लेते हैं, जस्ट डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज ऑल अबाउट द कैपिटल गेन्स, ओके। कैपिटल गेन्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको सिंपली ये ध्यान रखना है कि हम जब कैपिटल गेन की बात करते हैं तो ऑलवेज हमारा एक ही सिंपल क्राइटेरिया, कोई असेट है, कुछ खरीदा है, कुछ बेचा है। अच्छा, बिजनेस का असेट की बात नहीं हो रही है। बिजनेस की असेट की मत बात करो कि भाई ऑफिस है, ऑफिस के अंदर AC लगा है, ऑफिस की बिल्डिंग है, ऑफिस का जो आई वुड से चेयर्स एंड टेबल्स एंड फर्नीचर है, वो नहीं। उसके अंदर कैपिटल गेन की कैलकुलेशन कुछ अलग है। अच्छा, उसमें भी कुछ इंक्लूड होता है। मैं सिंपल बोलूं, आपको क्या ध्यान रखना है। कोई भी व्यक्ति, इंडिविजुअल, ओके, तो वो अगर किसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट्स करता है, उसमें उसको मुनाफा होता है। एक प्रोडक्ट खरीदा, जैसे गोल्ड खरीद लिया, सोना चांदी खरीद लिया, और उसको उसने बेचा ज्यादा प्राइस में, बस तो वो भी कैपिटल गेन है। इसी को हम कैपिटल नेचर बोलते हैं। कैपिटल नेचर इसीलिए क्योंकि ये कोई रूटीन बिजनेस नहीं है, हर रोज होने वाला इनकम नहीं है, लेकिन इसमें से जो अर्निंग हो रहा है वो कैपिटल गेन बोलते हैं। प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं कर सकते इसे। जो गेन हो, उसके लिए आपको इतना ही ध्यान रखना है कि कोई भी असेट खरीदा बेचा गया होगा तो क्या होगा, डेटा में क्या मांगेंगे। तो यार स्केड्यूल नंबर डी, सबसे पहले तो हमारा इसके अंदर जो स्केड्यूल आएगा, एवरीवन टॉक अबाउट दैट, स्केड्यूल नंबर डी आएगा, ओके। स्केड्यूल डी है। उसके साथ साथ, अब अगर स्केड्यूल डी में एंट्री चाहिए तो उससे पहले और दो फॉर्म है, फॉर्म 8949 एंड आई थिंक इट इज फॉर्म 4797। हम देख लेते हैं, हाँ यही दोनों है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब ये क्या है सर, मैं बताऊं। तो सबसे पहले आप फॉर्म में इनपुट देते हो, तो फॉर्म के इनपुट से वो स्केड्यूल डी में टोटल आ जाता है। सर फॉर्म क्यों बनाया, फॉर्म क्यों बनाया? अब आप समझना मैं क्या क्या बता रहा हूँ। 5 असेट खरीदा,
मतलब क्या? तो क्या सर पूरे ईयर में मैंने 5 अलग अलग शेयर्स खरीदे शेयर मार्केट में से, और मैंने उसको बेचा। हाँ, तो खरीदा उसकी तारीख बताओ, क्या खरीदा, कितने में खरीदा वो बता दो। और जब बेचा उसकी तारीख बताओ, कितने में बेचा वो बता दो। तो मैंने 5 बार खरीदा। इसकी जो लिस्ट बनेगी, इसकी जो लिस्ट है, ऐसे लिखेंगे ना, ये वाला शेयर इस दिन खरीदा और इस दिन बेचा। दूसरा, ये वाला शेयर ये खरीदा इतने दिन बेचा। ऐसी अलग अलग असेट भी हो सकती है। घर का फर्नीचर, घर, फार्म हाउस, ये सभी प्रकार की असेट्स को हम जब खरीदते बेचते हैं तो प्रॉफिट अगर होता है, अच्छा नुकसान भी चलता है। जरूरी नहीं है खाली प्रॉफिट दिखाओ, नुकसान हो तो वो भी दिखाओ। समझ में आ रहा है अभी तक का? यस इतना सर। तक समझ आया एवरीवन? हेलो? यस। हम्म। आगे बढ़े। सुनिए, तो अब आपको और थोड़ा बहुत मैं इसमें डिटेलिंग लिख देता हूँ। 8949 फॉर आई वुड से कैपिटल नेचर असेट्स। कैपिटल नेचर घर की असेट, घर पे। और 4797 फॉर बिजनेस असेट्स होता है। सर ये क्या? अरे सर, बिजनेस में से फर्नीचर बेचते हो तो एक लेवल तक ही उसे हम कैपिटल गेन गिनते हैं। बाकी का हम ऐसा मानते हैं कि वो रूटीन नॉर्मल इनकम है, क्योंकि बिजनेस की इनकम क्या होती है? नॉर्मल रूटीन इनकम। क्योंकि बिजनेस क्या होता है? नॉर्मल रूटीन होता है, बरोबर? हेलो? यस सर। है ना? 2 टाइप्स होते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। अब ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बताने का कैसे? सर, लेस देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, बोलो खबर पड़ेगा। वेरी सिंपल हाँ। एवरीवन, है ना? चलो, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए, ये जो कैपिटल असेट का जो पोर्शन है ना यार, इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन, जैसे हमने आगे देखा इंटरेस्ट डिविडेंड में 1099 आईएनटी, 1099 डीआईवी होता है, लेकिन इसके लिए कैसे ढूंढेंगे? ये ऐसी चीज है जिसमें आपको क्लाइंट को परफेक्टली, अगर शेयर्स की बातें हैं, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इधर डॉक्यूमेंट्स भी ढूंढ आपको लिख देता हूं। ठीक है? तो आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगा कि यार डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। मैं सिंपल बोलूं तो क्यों ऐसा मैं बोल सकता हूं? डीमैट, डीमैट स्टेटमेंट। हेलो? यस सर। हाँ। है ना? डीमैट स्टेटमेंट। हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ब्रोकरेज स्टेटमेंट। ब्रोकरेज मतलब ब्रोकर, शेयर ब्रोकर। वो लोग है ना, स्टेटमेंट दे देते, तुमने इतना खरीदा इतना बेचा, पूरी शीट बना के प्रॉपर देते हैं। और इवन वो लोग तो क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सब बिनो गिन के देते हैं। उसे बोलते हैं टैक्स स्टेटमेंट। टैक्स के लिए जो यूज हो सके वैसा पूरा प्रोफोर्मा बना के ही दे देते हैं वो लोग। मैंने पूरे साल में मान लो बहुत सारा खरीदना बेचना ये सब किया हो तो बना कर देंगे। बस ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिससे पता चल सकता है। अच्छा, मान लो घर बेचा, तो क्या हो सकता है? तो आप मान लो, मोर्गेज तो नहीं ले सकते, लेकिन होम सेल अग्रीमेंट, चलो होम नहीं लिखते तो मैं ऐसा बोल दूं, कोई भी प्रकार की प्रॉपर्टी को सेल करने का अग्रीमेंट। यस और नॉट? हेलो? ये है ना? समझ में आ रहा है आपको? तो यार आपको अकाउंटिंग टीम अगर हो क्लाइंट की, अगर बिजनेस है, किसी क्लाइंट का बहुत अच्छा बिजनेस है, और अकाउंटिंग टीम से बात करके ये सब डिटेल मांगनी चाहिए कि कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी या बेची है, सॉरी बेची है। यार सिंपल बताऊं, बेचोगे तब पता चलेगा ना प्रॉफिट या नुकसान। हेलो? गेन लॉस। हेलो? यस सर। हेलो एवरीवन, क्लियर ना? यस सर। हम्म। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल हमारा फोकस इसके अंदर स्टैंडर्डाइज डॉक्यूमेंट जैसे कि W2, 1099 इसके अंदर अप्लाई नहीं हो रहा है, वो इसके अंदर नहीं है। हाँ, तो हमें प्रॉपर्टीज के रिलेटेड एक्सक्लूसिवली क्वेश्चंस क्लाइंट को पूछना चाहिए। भाई आपने इस साल कोई असेट बेचा है? अच्छा बेचा है, अकाउंट्स वालों को कैसे पता चल जाएगा पता है? अगर P&L अकाउंट में एंट्री दिखे, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ असेट, आपका 11th कॉमर्स, आपका 12th कॉमर्स, आपने ये बहुत बार देखा होगा। आप तीनों कॉमर्स वाले ही हो ना? हेलो? यस सर। हाँ, इंडियन स्कूल से ही पढ़े हो ना या चाइनीज स्कूल से? हेलो? इंडियन। हाँ,
तो पता ही होगा ना, अपना वो टी शेप पीएनएल अकाउंट 11 12 कॉमर्स में ऐसे टी शेप लाइन ड्रॉ करते हैं, राइट साइड पीएनएल की क्रेडिट साइड पर हम लिखते थे प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ असेट, लॉस होता था तो डेबिट साइड हेलो ये सब कुछ आता था। अगर ये एंट्री दिख रही है तो इसका मतलब क्लैरिटी हो गया ना कि नुकसान हुआ है। हेलो। हम्म। अब इंडिविजुअल्स में एक प्रॉब्लम बताऊं। मान लो कोई बंदा जॉब भी कर रहा है और छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट करता रहता है, तो हमको उसको ब्रोकरेज स्टेटमेंट, मोर्गेज, प्रॉपर्टी अग्रीमेंट का कुछ भी ऐसी सब चीजें मांगनी ही चाहिए, हमें उसे पूछना ही चाहिए। ओके। फिर जैसे वो यूं बोले कि यार मैं नए घर में रहने गया, तो मैं बोला पुराने का क्या किया भाई, पुराना बेचा, कितने में बेचा, कितने में खरीदा, डिटेल दो मेरे को। तो ये सब चीजें हमें एंटर करनी होगी। बोलो क्लियर। आ, सर हाँ बोलिए। सर हमारे यहाँ में कैसा होता है कि जैसे नॉन बिजनेस पर्सन हो, सैलराइड पर्सन हो, तो उसका तो 26 ईयर्स से हमें पता चलता है। तो लाइक वहाँ पे भी बिल्कुल। कुछ टीडीएस या ऐसा कुछ प्रोविजन होता है कि जिस तरह से पता चले ऑनलाइन? नहीं है। अच्छा। नहीं है। बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ, पर हम्म। वहां की टैक्स सिस्टम थोड़ी फ्लॉड है। उसमें फ्लॉज है अभी भी। रिपोर्टिंग्स का इतना सारा काम है ना, पर अगर उस रिपोर्टिंग को पहले से प्रिवेंटिव रिपोर्टिंग देखे, जैसे टीडीएस इज अ प्रिवेंटिव रिपोर्टिंग, वो सब नहीं है। इंडिया इज सो ऑल गोज टू द अकाउंटिंग। जितनी अच्छी अकाउंटिंग और बुक कीपिंग होगी, टैक्स का कामकाज उतना स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। वरना आपको टैक्स के हर एक एंट्री के लिए क्वेश्चन पूछ पूछ कर क्लाइंट को परेशान करना पड़ेगा, भाई इसमें सही लिखना हूं मैं, तुमने कोई ऐसा ट्रांजैक्शन किया है, तो ये पूछ पूछ के करना पड़ेगा। ओके। ओके। चलो मैं इधर लिख देता हूँ। डेट इज 0101। अच्छा, मुझे कोई बोले 0101 को कैसे पढ़ोगे बताओ। MMDDYY। MMDDYY, यस। तो कोई बोले 0101 इज व्हाट बट। जनवरी 1। January 1, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ओके, गुड पॉइंट। तो January 1, और ये March 6 को इसने बेचा। बोलो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। तो 60 डेज से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। 60 क्या कर रहे हो ना, 60 डेज वाला क्राइटेरिया आप गलत सोच रहे हो। वो तो डिविडेंड के लिए है। कोई शेयर अगर आप 60 डेज से ज्यादा रखते हो, और 60 भी नहीं है, 60 रखते हो, डिविडेंड मिला, फिर और 60 डेज भी रखते हो, बाद में बेचते वन हो ट्वेंटी 120 दिन, वो शॉर्ट 120 दिन टर्म। का क्राइटेरिया है, वो डिविडेंड के लिए। और डिविडेंड अगर 120 दिन से ज्यादा आपने शेयर रखा है ना, तो इनकम जो डिविडेंड मिला ना आपको, तो डिविडेंड की बात है, वो आपको क्वालिफाइड डिविडेंड कहलाता है, और उसके ऊपर टैक्स थोड़ा कम लगता है। समझ आया। ओके, ये लॉन्ग टर्म आएगा। शॉर्ट टर्म शॉर्ट क्यों टर्म। ऐसा। आप सिंपल समझो, 1 साल से ज्यादा, 1 साल से कम। 1 साल से कम है। हाँ, सिंपल लाइक दैट, सिंपल सिंपल। इज दैट क्लियर। आगे बढ़े अभी। यस सर। हाँ जी। तो चलिए, अब अगर अपने आगे इसमें एंट्री करनी है, तो हमको पता है ये डिस्पोजिशंस, ये लिखा है स्केड्यूल नंबर डी, स्केड्यूल डी डिस्पोजिशंस एक्सेट्रा। इसके अंदर कहाँ का एंट्री आएगा सर, तो हम देख लेते हैं। स्केड्यूल डी 4797 एक्सेट्रा, इन्होंने भी ईटीसी एक्सेट्रा करके लिख दिया है। इधर आप देखो, तो मैं इनपुट स्क्रीन पे आ चुका हूँ। इनपुट स्क्रीन हमारा इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, मैं ये अगर इस तरह से कोलैप्स कर दूं, तो ये स्क्रीन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। कोलैप्स मतलब उसे छोटा कर दिया मैंने। ये रहा डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, डेट कब बेचा, डेट अक्वायर्ड मतलब डेट कब खरीदा, डेट सोल्ड मतलब कब बेचा, सेल प्राइस बताओ, एवरीथिंग अभी सबको दिख रहा है। हेलो। हेलो। हाँ यस सर। हम्म। ये जो 1099 DA है, ये डिजिटल असेट के लिए है, बहुत ध्यान रखना। 1099 DA। अब ये तो मैं सिंपल बोलूं, जब आपको जब क्लाइंट कोई भी 1099 देना, तो 1099 के अंदर लिखा ही होता है कि ये कहाँ पे रिपोर्ट करना चाहिए। तो वहां पे डिटेलिंग में जाकर आराम से वहां पे रिपोर्ट कर देना है। अभी तो हम ये देख रहे हैं समरी अटैच स्टेटमेंट। फ्रॉम अटैच स्टेटमेंट कोई समरी चाहिए, एक्सपेंस ऑफ सेल, सेल करते समय कुछ खर्चा हुआ है, जैसे आप अभी कोई भी शेयर खरीदते बेचते हो, तो छोटी मोटी ब्रोकरेज जाती है ना, वो सब भी माइनस कर सकते हैं। ठीक है। और कोई स्पाउस है, टैक्स पेयर ने किया है, स्पाउस ने बेचा, ये इसलिए है कि स्पाउस में भी शायद कैपिटल गेन जा सकता है। इसकी कैलकुलेशन के लिए हमको ये डेटा दिया है। चलो अब मैं लिख लेता हूँ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी। तो एक काम करते हैं, हम ऐसे बोल देते हैं जैसे कि SD
साउ सऊदी अरेमको। ओके। SAR का हमने शेयर्स खरीदा था। हमने डेट अक्वायर्ड, बोलो 01/01/01, करेक्ट? हेलो? Yeah. है ना? और क्या था? मार्च 25, बरोबर है? एवरीवन क्लियर है? चलो, सेल्स प्राइस क्या थी हमको इधर से लिखनी है। सेल्स प्राइस थी सर 8,000 थी। कॉस्ट बेसिस 5,000 था। कॉस्ट बेसिस मतलब क्या? आपने कितने में खरीदा। वॉश सेल्स है क्या? वॉश सेल्स किसको बोलते हैं? तो ये कंसेप्ट है वॉश सेल्स का, वही वाला जो 45 डेज के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली डिविडेंड खरीदने बेचने में, पहले से आपने खरीदा बेचा, 30 डेज का क्राइटेरिया है। सॉरी, माय मिस्टेक। ये 30 डेज का क्राइटेरिया है कि अगर कोई शेयर अगर आप वापस 30 डेज में फिर से खरीद ले रहे हो, तो उसमें अगर कोई नुकसानी दिखेगी तो वो इधर मिलेगी नहीं डिडक्शन। अब ये बहुत ही डीप रूल्स है IRS के। इसको ज्यादा टेंशन मत लो। आप क्या करो, एटलीस्ट डेट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग कर लो। वॉश सेल्स तभी आता है जब वही के वही शेयर आप वापस से खरीद लेते हो 30 दिन के अंदर फिर से। मतलब ये जो मार्च 6 को, मार्च की 6ठी तारीख को बेचा, 30 दिन गिनो, उसमें अगर आप वापस खरीद रहे हो, आपने क्यों बेचा? आपने सिर्फ इसीलिए बेचा कि ताकि वो जो लॉस आने वाला होता वो मुझे डिडक्शन में पहले मिल जाए। और ये ज्यादातर लोग है ना ईयर एंड के आसपास बहुत करते हैं। तो IRS ने ये पकड़ लिया था। IRS कहता है कि नहीं, आप किसी ईयर के दिसंबर आने पर किसी चीज को लॉस दिखाकर बेच देते हो, फिर अगले साल उसके अंदर प्रॉफिट करते हो, फिर बोलते हो वो लॉस में से सेट ऑफ मिलेगा। क्योंकि इस साल का लॉस अगर आपके पास है तो आप नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में डिडक्शन में, कैपिटल लॉस में सेट ऑफ ले सकते हैं। क्लियर एवरीवन? हेलो? हेलो? यस सर। हाँ। कितने शेयर से मैं बोल रहा हूँ? 30 शेयर्स लिए थे, बेचे थे, खरीदे थे, वॉट एवर इट इज। मैंने इधर इसे लिख देना है। चलो, अब मैं आपको बताऊं होगा क्या। तो मान लीजिए मैं इसमें कोई सर्च नहीं कर रहा हूँ। डाउनलोड CSV, अच्छा CSV डाउनलोड कर सकते हैं, ओके फाइन। तो चलिए रिफ्रेश फॉर्म्स कर देते हैं। रिफ्रेश फॉर्म्स में इधर आते हैं, रिफ्रेश फॉर्म्स करते हैं, स्केड्यूल डी में इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, लेट्स गो फॉर द इफेक्ट ऑन दिस। ये रहा आपके सामने, ये रहा, दिखा आप सभी को? देखो ये स्केड्यूल डी में आया गया, ऑटोमेटिकली इट इज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम देयर ओनली। ठीक है। और हाँ, ये मैंने पर्सनली कोई प्रॉफिट गेन हुआ है, अपने को प्रॉफिट हुआ है, उसकी लाइन लिखी है। इसके साथ साथ फॉर्म 4797 होना चाहिए। यस, 4797, देखो लाइन बाय लाइन अभी आप जाएंगे तो आपको मिलेगा। 4797 इधर आ गया, क्योंकि ये हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी थी जिसको हमने खरीदा बेचा था। उसके अंदर आई थिंक ओके 8949 में होना चाहिए। माय मिस्टेक, बिकॉज बिजनेस प्रॉपर्टी नहीं थी तो 8949 में आएगा। 8949, वेट अ मिनट। अगर उसके अंदर डिटेल नहीं ऐड करी है तो वी शुड ऐड दैट। लेट मी चेक दिस। हाँ, वी हैव टू रिपोर्ट फ्यू नंबर्स हियर ऑन दिस शॉर्ट टर्म अदर देन डिजिटल असेट। देखो इसके अंदर चेक द बॉक्स दिख रहा है, मतलब हमने जो एंट्री ली है वो वहां से तो दिख रही है कि भाई कुछ अमाउंट है। अब इसके अंदर, इस फॉर्म के अंदर हम डेटा भी इनपुट करेंगे, क्योंकि ये बिजनेस असेट तो नहीं है, ये कोई अच्छा सा पर्सनली ही कोई शेयर्स खरीदा और बेचा बेचा गया है। ठीक है एवरीवन, क्लियर? हेलो? यस है सर। ना? सॉरी, शॉर्ट टर्म नेचर है ना ये, तो शॉर्ट टर्म नेचर है तो हम उसमें जाके एंट्री करते हैं। वेट अ मिनट, ये आ जाएगा। SAR शेयर्स हमने खरीदे बेचे हैं उसकी बात है। 8949 हमें इधर से रिपोर्ट करना चाहिए, बट इट इज नॉट कमिंग। वेट, ओके। इसके अंदर कोई टैक्स विथेल था, वो सब नहीं लिखना है अभी। डू यू सी 8949 ऑन द स्क्रीन गाइस? कहीं पर 8949 देखिए यहाँ पर से। कैपिटल गेन्स 8949।
ओके, ये लिटिल बिट ऑफ दिस इज नॉट फॉर बिजनेस इनकम, schedule D should be there. डिटेल्स हमने ये दे दिया, और short term, it is number 2 short term I am finding. Amortizable, not taxable. No, this is not all the different transaction. हमने normally इस asset को खरीदा और बेचा है। 1099 बी फ्रॉम द ब्रोकर एंड एक्सचेंज। देखिए 1099 बी, बी फॉर ब्रोकर। तो मैंने जैसे आपको बताया कि कोई भी डीमेट अकाउंट का ब्रोकर होता है वो हमको 1099 बी देगा। उस डेटा से यहाँ पर ये इनपुट स्क्रीन पे शेड्यूल डी के अंदर हम कंसीडर कर सकते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? हेलो? यस। ओके, नाउ 3000 का जो इधर गेन हुआ है, यू शुड सी। ओके, सेल ऑफ असेट, अच्छा ये रहा, यहाँ पे भी डिटेल्स है। 4797 सेल ऑफ असेट, दैट इज अ बिजनेस सेल ऑफ असेट, तो हम उसे नहीं कंसिडर कर रहे हैं। और अगर 8949 की कोई भी डिटेल दिखे प्लीज मुझे बताना। ओके, प्रायर ईयर अगर पार्टली अगर हम इसे इंस्टॉलमेंट में भी बेचते तो वो सब भी इसके अंदर इंक्लूड होता है डिटेल में। लेकिन हम ये जो 4797 का पार्ट है ना, वो हम है ना बिजनेस रिटर्न्स में बहुत देखेंगे, तब आपको मैं समझाऊंगा। कॉमन रहता है किसी के भी लिए, इंडिविजुअल हो या बिजनेस हो, बट वी विल टेक केयर ऑफ दैट इन दैट बिजनेस रिटर्न्स। वेट, आई जस्ट लुक फॉरवर्ड फॉर इट। मैनुअल एंट्री फॉर्म्स कौन से हैं? विच आर द मिसलेनियस फॉर्म्स? इज इट कमिंग 8949 टू यू? Let me check. 8949. Yes, here we have yes to yes. We are considering yes 8949. Short term, long term is not part of it. Okay, these are the 8949. We have it. Schedule D से import होना चाहिए. What it is? Okay, number one and okay, fine. Now let's try doing it. हम 8949 एक one of the problem है यहाँ पर, I think in this software only. So we'll try doing it. Otherwise it's okay. हमने at least schedule D में information लिखा है तो it will always show up into the 1040 as well. ये रहा, refresh करते हैं friends. Yes. ये देखिए दिखा, ये shares में दिखा इधर entry. Everyone, you could see this. यस। वो क्या हुआ कि हमें 1099 बी मिला है या नहीं वो हमने लिखना है, क्योंकि बी फॉर ब्रोकर से मिलता है। तो 1099 बी ब्रोकर से मिला, मैंने इधर टिक किया, और हम इस चीज को आईआरएस को इधर इधर रिपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह से ये पूरा इधर रिटर्न में एंट्री दिखा। और ये 1040 में एक जगह पर दिखेगा। 1040 ले चलता हूं आपको, देखो 1040 में, ये 1040 में अल्टीमेटली वो 3000 इधर आया, देखो 7A कैपिटल गेन लॉस दिखा। ये क्या बोल रहा है? शेड्यूल अटैच डी। दिख रहा है? दिख रहा है? हेलो? यस। चलिए, तो आपको मैं बताऊं फ्रेंड्स, आपको देखो, आप अगर ध्यान से देखा तो आपने अब आपको समझ आ गई होगी कि अगर हम रिवर्स सिनेरियो में देखते हैं फ्लो को, तो फ्लो कैसे जाता है?
तो हम सबसे पहले 8949 के अंदर या 4797, अगर बिजनेस का असेट है तो 4797 उसके अंदर कुछ एंट्री करेंगे जो शेड्यूल डी में दिखना चाहिए। अगर दोनों साथ में मैन्युअल एंट्री में कर रहे हो तो भी दिक्कत नहीं है। और अल्टीमेटली वो पूरा जो फाइनल नंबर है लॉस या गेन का वो दिखेगा 1040 पेज के वन पे, 1040 पेज वन पर। क्लियर है एवरीवन, इतना समझ आ गया? यस। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टैक्स कैलकुलेशन की बातें अगर करें तो ये तो बहुत कुछ है टैक्स कैलकुलेशन में। मैं कहूंगा अगर हम प्रैक्टिकली देखें कि भाई वेदर इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम योर एंड, हमें वो कुछ नहीं करना होता, कोई टेंशन नहीं है। हमें टैक्स कैलकुलेशन का टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, वो तो ऑटो कैलकुलेटेड हो जाता है। जैसे कि अभी आपको मैं बताऊं, ये जो टैक्स ब्रैकेट है, हाँ कोई ऐसा बोले टैक्स ब्रैकेट बोलो तो 10 से 37%। अब मैं आपको डिफरेंट रेट्स का एक थोड़ा सा नॉलेज देना चाहता हूँ, ध्यान रखना क्या क्या नॉलेज है। वॉट एल्स इज योर नॉलेज इन दिस, मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मल, अच्छा मैं ऐसा बोलूं कि सैलरी, स्केड्यूल सी, सैलरी की इनकम स्केड्यूल सी इनकम, ओके। फिर रेंट, रॉयल्टी, रेंट रॉयल्टी, ओके। ये फिर पैसिव इनकम्स जो है, ये सभी अलग अलग रेट है, लेकिन 10 से लेकर 37% का ब्रैकेट है, उसमें जाता है। और आगे बता देता हूं, देर इज, जो हम पहले देखे थे, क्वालिफाइड डिविडेंड। क्वालिफाइड डिविडेंड वाला जो रेट है एंड कैपिटल गेन्स, कौन से वाले? लॉन्ग टर्म वाले, समझना। ये जाते हैं 0, 15 या 20% पे। 0 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, डिपेंड ऑन कितनी रेंज है, रेंज ऑफ इनकम पे होता है। अभी रेंज बताऊं आपको, देखिएगा, दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है एवरीवन? हेलो? ये विजिबल है आपको? हेलो? यस। यस सर। हाँ, तो मैं आपको बता दूं, ओवरऑल जो टैक्स का नंबर है, ये रहा आपके सामने, देखिए। ये किसका आपको नंबर दिख रहा है? देखो ध्यान से, क्वालिफाइड डिविडेंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और क्वालिफाइड डिविडेंड का रेट है, स्लैब रेट है, हर वक्त बदलता है। इतनी इनकम है, सिंगल पर्सन हो 0, हाउस होल्ड हो तो 64,750 तक 0, टैक्स नहीं है। हेलो? यस सर। हम्म हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया अभी एग्जाम्पल में, अगर आप देखो। अब ये आपको टेंशन लेना नहीं है, ये आपको याद रखने की टेंशन नहीं लेनी है। आप इतना खाली बोल सकते हो, याद रख सकते हो कि भाई इतनी रेट होती है, अलग अलग है, ये दोनों इनकम के लिए अलग है, बाकी सभी इनकम के लिए अलग है। अच्छा, एक और टैक्स होता है जिसे नेट इन्वेस्टमेंट इनकम टैक्स भी बोलते हैं। अच्छा, ये भी होता है। एक लेवल से आपकी इन्वेस्टमेंट वाली इनकम कौन सी, आईएनटी एंड डीआईवी, इंटरेस्ट डिविडेंड, वो बढ़ती है तो 3.8% और भी आता है, उसका भी अलग रेट चल रहा है। मतलब वो इस वाले में तो आएगा ही 10 से लेकर 37 में, जहां भी उसकी स्लैब आ रही होगी, ये आपको नहीं गिनना है, सॉफ्टवेयर करेगा। हेलो? क्लियर यस। यस। है ना? तो ये रहे आपके डिफरेंट डिफरेंट रेट्स, आपकी सिनेरियो दैट हैज बीन कवर्ड फॉर दिस, ओके। सो सिंप्लीफाइड ब्रैकेट्स अगर इसमें लिखा है ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, आपको कुछ नहीं करना है। अब मैं आपको दिखाता हूं, मैं आपको टैक्स फॉर्म में ले जा रहा था, ठीक है। मैं ये बताना चाहता था कि अगर हम टैक्स का अमाउंट कोई देखे, अगर कोई देखे टैक्स कितना दिख रहा है, चलो मैं नीचे बता रहा हूँ, टैक्स आ रहा है, 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 टैक्स आ रहा है। बताओ कौन बता रहा है 37 नंबर में कितना टैक्स है? 37 लाइन आइटम, टैक्स कितना? अमाउंट यू ओ, अमाउंट यू ओ मतलब आपको आईआरएस को देने का है। हेलो? 20,119। 119, वेरी गुड। तो गाइज ये सभी चीजें ओवर हियर वी हैव कंसीडर,
बाकी अलग अलग टैक्स गिने इन्होंने, अदर टैक्स गिना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स किस पे आया, हाँ सुन लो सुन लो सुन लो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स शेड्यूल सी की इनकम पे अलग से गिन लेते हैं, पर वो क्या है, टोटल प्लस माइनस कर लेता है, ओवरऑल वो 10 से 30% में आता है, 10 to 37 में आता है। ठीक है, एवरीवन क्लियर ऑन दिस? हेलो, हम्म। है ना? स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली माइनस हो गया, आइटमाइज माइनस हो गया, उसके बाद टैक्स आता है। हेलो, क्लियर? क्लियर। ओके। तो फ्रेंड्स, इसी तरह ओवरऑल अगर आपको कोई एक मास्टर क्राइटेरिया अगर दिया जाए किसी एग्जाम्पल का, तो आपको पता चलनी चाहिए कि ओवरऑल विच आर द बेनिफिट्स। ओके, क्या टैक्स में आ सकता है वो तो अब आप इनपुट करते हो तो आपको पता है कि एवरी इनपुट में यू विल गेट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न एवरीथिंग ऑफ इट। रुकिए, आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर आई कैन मेक इट लाइक दिस एंड ऑल्सो इंश्योरिंग दिस। चलिए, दूसरा जो टैक्स आता है वो पे करने का, उसके बाद भी एक माइनस डिडक्शन मिलता है जिसे बोलते हैं टैक्स क्रेडिट्स। हम एक का दुक्का आज टैक्स क्रेडिट को हम थोड़ा बहुत अभी समझने की ट्राई कर लेते हैं। टैक्स क्रेडिट जो है ना, वो सीधा आपके टैक्स को माइनस कर देता है, इनकम को नहीं बोल रहा हूं। स्केड्यूल टैक्स 1 क्रेडिट। समझो, स्केड्यूल 1 इनकम को डायरेक्ट माइनस करता था, इनकम के ऊपर टैक्स मल्टीप्लाई होता है, फिर टैक्स को माइनस करने के लिए टैक्स क्रेडिट्स मिलती है। ये भी कुछ फायदे हैं, ये भी कुछ माइनस वाली चीजें हैं। कौन सी चीजें हैं? ओके, जो जो चीजें हैं वो ये है, जो स्पेसिफिक हम टैक्स क्रेडिट्स की बात करते हैं वो ये है। कौन सी क्रेडिट्स में? चाइल्ड टैक्स क्रेडिट। आपके पास चाइल्ड है तो मैं आपसे बता दूं, आप 2000 पर चाइल्ड माइनस कर सकते हो। एक्चुअली लिमिट उसमें बहुत है, इतनी लिमिट से इनकम नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा चाइल्ड फिर यू नो यू अंडरस्टैंड कि भाई लिमिट में ही फिर उनको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट इज नॉट फूल, आईआरएस इज नॉट फूल। ओके, तो ओवरऑल ये 2000 पर चाइल्ड मिलता है, डिडक्शन मिलता है, लेकिन इसके लिए चाइल्ड का डेटा आपको मांगना चाहिए क्लाइंट से। और चाइल्ड टैक्स क्रेडिट में अगर आप इनपुट करोगे तो आपको समझ आएगा। मैं आपको दिखाऊं, इनपुट स्क्रीन में हमको जाना है हमारे सैंपल रिटर्न के अंदर, यू गो क्रेडिट्स, ये रहा आपके सामने। इसके अंदर केयर क्रेडिट दिख रही है, डिपेंडेंट केयर क्रेडिट दिख रही है, लेकिन इसके अंदर चाइल्ड क्रेडिट नहीं है, विच आई डाउट। हाँ ये सॉरी, इधर है माय मिस्टेक, हाँ सॉरी। और फ्रेंड्स, अभी इसके अलावा भी बहुत डिटेल फॉर्म्स है, 8849 हमारे पास इसमें। ओ ओके ओके, इट वाज एट द राइट साइड, आई वाज नॉट लुकिंग एट इट एज ऑफ नाउ, माय मिस्टेक, सॉरी। मच। हाँ, चलिए फ्रेंड्स, अभी और इधर देखते हैं। देखो ये बहुत सारी क्रेडिट दिखेगी, ये रही क्रेडिट की लिस्ट, एक से लेकर इधर यहां तक। ये जो क्रेडिट है सीटीसी, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट है, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट सीटीसी। ओके, ईआईसी अर्नड इनकम क्रेडिट। अर्नड इनकम, जो लोगों की इनकम बहुत छोटी होती है, $36,000 से नीचे, उनको एक और फायदा देता है गवर्नमेंट। अर्नड इनकम मतलब कौन सी इनकम? अर्नड इनकम किसको बोलते हैं? अर्नड इनकम बोलते हैं सैलरी को, बिजनेस को, जो आप अर्न करते हो, अपने एक्टिव एफर्ट्स लगा लगा कर अर्न करते हो। समझ में आया? ओके। हम्म। तो अर्न इनकम है, इन्वेस्टमेंट इनकम की क्रेडिट है कुछ। इन्वेस्टमेंट इनकम में से क्या माइनस हो सकता है? अगर आप किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हो, उस इन्वेस्टमेंट में आप कोई खर्चा भी करते हो, मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहीं पे छोटा मोटा खर्चा दिया, इधर माइनस मिलता है आपको। बोले, तो ये काफी अलग अलग क्राइटेरियाज है, जिसमें हम एक तो चाइल्ड को पकड़ लेते हैं फटाफट, चाइल्ड क्रेडिट। डू यू डू नॉट वांट टू क्लेम एडिशनल चाइल्ड क्रेडिट? क्या करना है आपको? चाइल्ड क्रेडिट चाहिए? क्या आपकी अर्न इनकम कितनी है, एडिशनल वेजेस का, मेडिकेयर का वो खर्चा वर्चा, ये डिटेलिंग जो है ना, आपको एक्चुअली ये चाइल्ड टैक्स क्रेडिट के लिए, देखो इधर बोला है, कौन सा फॉर्म बोला है, ध्यान से पढ़ो, कौन सा फॉर्म बोला है? 886। 8850। हाँ परफेक्ट गाइस। तो आपको और कुछ नहीं सोचना है, तो जाओ फॉर्म में चले जाओ, उस फॉर्म से इधर ऑटोमेटिकली सब डिटेल आ जाएगी। चाइल्ड का डिटेल भरना है वो सब हम भरेंगे तो वी आर डन, हमारे पास उसका डिटेल आ जाएगा, हमको चाइल्ड टैक्स क्रेडिट लिख देनी है। तो ये जो अमाउंट्स है ना वो लिमिटेड है, ऑटो कैलकुलेटेड है, सॉफ्टवेयर खुद कर लेगा। आप खाली क्लाइंट को पूछो, भाई तुम्हारा अर्न इनकम और चाइल्ड के क्रेडिट के लिए तुम्हारे पास चाइल्ड कितने हैं, मुझे डेटा दे दो। और उसके अकॉर्डिंगली जब आप इनपुट करते हो, अभी चलिए अब आप बोल रहे हो तो हम 8862 कर ही लेते हैं, सही है गाइस? शुड वी गो फॉर इट?
सर एक क्वेश्चन था वो हाँ कैपिटल गेन के रिगार्डिंग। हाँ सर बोलिए ना। जैसे मल्टीपल स्क्रिप्ट होगी तो तब भी सर ये 1 to 1 शेयर की मतलब डालना टफ होगा ना? नहीं, मैं आपको बता दूं, 1099 बी वाला जो फॉर्मेट है उसको आप CSV फॉर्मेट में अपलोडिंग और वो भी इधर देख सकते हो। और ये बेनिफिट्स मिलते हैं। आई विल से दैट कि अलग दूसरे जो सॉफ्टवेयर है उसमें सब में ये आ जाता है। इधर पता नहीं, आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स। आई थिंक इंपोर्ट हब में होना चाहिए कि जहां पर ये इंपोर्ट कर देता है डॉक्यूमेंट्स को, और उसके अकॉर्डिंगली इट कैन वर्क। तो होगा, दिक्कत तो आएगी जब अगर आपके पास अगर इस तरीके का दिक्कत है तो। एक और बात बताऊं, 1099 बी मिलेगा मतलब वो बंदे ने IRS को बता दिया है सामने वाले ने कि भाई इन्होंने ये ट्रांजैक्शन किया है, क्योंकि उसको 1099 बी आपको भी देना है, वो 1099 बी IRS को भी दे देता है। तो ओके। मेरा मेरा ये भी मानना है आप ग्रॉसिंग अप कर सकते हो। पता है सिंपल बोलूं क्या करना है? टेन यस, नाइनटी नाइन कंसोलिडेट। बी कंसोलिडेट कर लो, 1099 बी अटैच कर दो रिटर्न के साथ, खत्म बात। ओके। सिंपल एज दैट। सो या। वो आप कर लोगे तो इट्स ओके टू यू, आप अटैच करके भी कर सकते हो और पूरा टोटलिंग दिखा दो, भाई कितना था क्या था, तो कहे भाई आप एन असेट वाइज चले जाओ, शेयर्स सभी शेयर्स को मर्ज कर दो, लिख दो लॉन्ग। हाँ, उसमें अगर आप लॉन्ग टर्म वाले और शॉर्ट टर्म वाले अलग रखने तो रख दो। ओके। हम्म। आप उसकी शीट बना सकते हो, लिख सकते हो भाई आई हैव अटैच द स्टेटमेंट, फिर आप 8949 में लिख दो, 8949 में लिख दो और टोटल लगा के फिर वो अब ऑटोमेटिक फ्लो तो हो ही जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली वो जो शीट है उसके बाद यू कैन गेट टू अंडरस्टैंड कि भाई ये उसका इन डिटेल हमारा अमाउंट था। गॉट इट? ओके। हम्म। ओके। क्वालिफाइंग चिल्ड्रन 1 2 3 4 मैंडेटरी फॉर दैट। तो मैं लिख दूंगा 1 इज द चाइल्ड दैट वी हैव। ओके। टैक्स पेयर और स्पाउस इज द क्वालिफाइंग चाइल्ड ऑफ अनदर पर्सन। नो नो नो, हमारा ही चाइल्ड है, किसी और का चाइल्ड नहीं है। अब दूसरा, नो क्वालिफाइंग चिल्ड्रन एक्सेट्रा। अभी चाइल्ड का फर्स्ट नेम देखो, चाइल्ड का लास्ट नेम देखो, ये डेटा मांग रहा है, दिख रहा है आपको? आपके पास कितने दिन रहा था, तो कि भाई 365, डेट ऑफ बर्थ लिख दो इधर, डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ दैट अगर अप्लाई होता है तो हम इधर लिख सकते हैं कि भाई इट इज द November 25 kind of thing, child name, whatever it is, like we can Shane, okay, uh, one, okay, we can put it like this. So हम ये तरीके से ही आगे बढ़ रहे हैं। ओके। अब ये क्रेडिट है, ये अर्न इनकम क्रेडिट के लिए है। उसी चाइल्ड को मैं अगर दूसरी क्रेडिट मेरी चाइल्ड टैक्स क्रेडिट के लिए भी मैं बेनिफिट लेना चाहता हूँ, तो मैं इधर है ना ये इनपुट इधर ऐड कर रहा हूँ। ओके। सो लेट्स सी व्हाट कैन कम अप। ओके। ODC क्लेम एक्सेट्रा, अगर हमने पहले क्लेम लिया है नहीं लिया है, इसीलिए चाइल्ड लिव विद द टैक्स पेयर 365, child live with the taxpayer more than a half year. Yes, qualifying child. Okay, one it is. Qualifying child met the requirement. हमें ये भी देखना होता है कि वो चाइल्ड है ना, डिपेंडेंट है, हमारे पास रहता है, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, ये चाइल्ड US में ही होना चाहिए। अब ऐसा नहीं बोल सकते आप कि भाई मेरा चाइल्ड तो कनाडा रहता है ना, हम फिर भी उसको इधर चाइल्ड टैक्स क्रेडिट बेनिफिट देंगे, नहीं लेंगे। इज इट क्लियर? ओके। सो वन इज, मैंने वन इसलिए क्लिक किया ताकि वो हमारा चाइल्ड के बेनिफिट में हमको मिले। अच्छा, इससे क्या होगा? अच्छा, अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टैक्स क्रेडिट क्या है? अच्छा, कोई इसका सिंपल बता दूं आपको, ये एक और क्रेडिट है। ये क्या क्रेडिट है? देखो, चाइल्ड है तो चाइल्ड टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, ठीक है। अब अगर कोई चाइल्ड 19 से लेकर 24 की एज में है, वो अगर पढ़ाई कर रहा है, फुल टाइम स्टूडेंट है, फुल टाइम स्टूडेंट है, आप तो पेरेंट हो, आप उसका पेमेंट कर रहे हो, आपको इसकी भी बेनिफिट मिलती है। दूसरा दूसरा अगर एज अ पेरेंट आप भी कुछ पढ़ रहे हो, अमेरिकन अपॉर्चुनिटी AOTC, अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टैक्स क्रेडिट, AOTC एक बेनिफिट है जिसमें अगर आप पढ़ाई कर रहे हो। दूसरा एक और बेनिफिट है LLC, लाइफ टाइम लर्निंग क्रेडिट। आप कभी भी किसी भी एज में पढ़ रहे हो ना, वहां पर वो पढ़ने का खर्चे के रिलेटेड आपका कुछ भी खर्चे होते हैं, उसकी एक बेनिफिट मिलती है। ठीक है। तो मान लो एज एज अ शेयर होल्डर मैं अगर कुछ I'm doing this, I'm a student, I'm having the expenditures for it, okay।
मैं इसे कंसीडर करता हूँ, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ फॉर्म्स को। तो देखना, अब मैं आपको बताऊं, फॉर्म्स में अगर हम चलतेंगे तो वहां पर हमें टैक्स कम हो गया होगा। सर टैक्स कैसे कम हुआ होगा, चलो देखते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं गाइस। 20119, अभी तो ये टैक्स ओड है, लेकिन ओके ओके, इट हैज टू रिड्यूस अ फ्यू ऑफ द टैक्स क्रेडिट्स कहाँ है? नो, इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग हियर, आई थिंक वी हैव मिस्ड समथिंग। ओके, अर्नड इनकम क्रेडिट नहीं आएगा क्योंकि हमारी इनकम ऑलरेडी ज्यादा है, सो वी कांट से मच अबाउट इट। ओके, लेट्स गो फॉर क्रेडिट्स एज वेल। क्रेडिट्स कहाँ गया? एंड वी कैन पुट इट हियर। It's a federal credit I'm talking about. Child credit, let's say. और ये क्या है, यूएस के लिए ही ले रहे हैं। ऑन इनकम, यूएस का बेनिफिट लेंगे हम, यूएस मतलब फेडरल बेनिफिट, स्टेट को अभी इंक्लूड नहीं करते हैं हम। Why it doesn't show me the amount in that case? I think there is something more to this. Education credit, something like this. AOTC LLC. Hmm, okay. अच्छा, ये और डिटेलिंग है अभी। हमको करंट ईयर ट्यूशन फीस और एक्सेट्रा के खर्चे ऐड करने होते हैं। मैं ले लेता हूँ यूएसए, आई विल गो फॉर यूएसए इनटू दिस। ओके, बुक सप्लाईज मटेरियल 1500 यहाँ पर ले लेते हैं। हम कुछ कुछ एक्सपेंडिचर इधर लिख रहे हैं जो हमने अगर किसी प्रकार की कॉलेज इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, ठीक है, तो टी फॉर ट्यूशन 1098 टी, मतलब हमने तो पेमेंट किया है तो 1098 आएगा, तो टी भी मिलता है कॉलेज से, ट्यूशन से। वो लोग अगर ये दे देते हैं तो वो भी एक सपोर्ट डॉक्यूमेंट है। ठीक है, आप किसके लिए पे कर रहे हो, टैक्स पेयर या स्पाउस के लिए, वॉट एवर। हमने डिपेंडेंट का नंबर एक नंबर है, फर्स्ट नेम हमारा, हम हमारे लिए ले रहे हैं तो हम उसको इस तरह से वी आर पुटिंग द डेटा कि भाई हम ये हमारा, हमने खुद के कुछ पढ़ाई के लिए खर्चा वर्चा किया है। ठीक है, एलएलसी फोर्स कर सकते हैं, लाइफ टाइम लर्निंग क्रेडिट अप्लाई होगा इसमें। ठीक है, 1099 रिसीव नहीं हुआ है, मैं लिख रहा हूँ इसको। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, देखते हैं गाइस। रिफ्रेश करते हैं एंड यहाँ पर आते हैं फॉर्म्स में। देयर हैज टू बी सम डिडक्शन बट आई फील विट it's not showing some deduction. Credits are not reflecting. एडिशनल चाइल्ड टैक्स क्रेडिट आ जाना चाहिए था, वो नहीं आया। एओटीसी नहीं आया है 29 नंबर। ओके, एसआर इज नॉट एप्लीकेबल। सीनियर्स बिकॉज यू आर एसआर पर्सन। इट शुड कम हियर इन दैट केस। लेट मी चेक दिस, लेट मी चेक दिस। फाइन गाइज, लेट्स डिस्कस इट इन द नेक्स्ट सेशन अगेन। हमें ना चाइल्ड टैक्स क्रेडिट का इनपुट को वी विल ट्राई के हमारे फाइनल रिटर्न में इट शुड कम अप। ओके, विल टॉक ऑन दिस फर्स्ट। एंड अभी आपको होमवर्क में क्या ध्यान रखना है, तो आपके लिए होमवर्क पोर्शन में तो आपको मैंने जो एग्जाम्पल वाला फाइल दिया है उसमें से ही आप आगे बढ़िए। एग्जाम्पल वाले फाइल में इफ यू गो एंड सी एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5, ओके, 5 नंबर, 6 नंबर का एग्जाम्पल, 7 नंबर का एग्जाम्पल, ऑल दैट थिंग, प्लीज टेक अ लुक एट दैट। ओके, क्लियर एवरीवन? ओके। Yes, sir. या श्योर, थैंक यू।